तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज डे नंबर 64 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं। ओप्स क्या होता है, ओप्स कैसे वर्क करता है, ओप्स के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस ओप्स को मैंने 4 वीडियो में टोटल डिवाइड किया है। आज ये पहली वीडियो है। ये चारों वीडियो देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी कोई ओप्स का टॉपिक देखने को नहीं पड़ेगा। आप सारी जानकारी इसी वीडियो से सीख जाने वाले हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग उप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और मैं क्लियर कर दूं कि उप्स एक ऐसा टॉपिक है जो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं सिमटा हुआ है। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई होता है। आप जावा पढ़ेंगे वहां पे भी आपको उप्स देखने को मिलेगा। आप सी प्लस प्लस पढ़ेंगे वहां भी उप्स देखने को मिलेगा। आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो वहां पे भी उप्स है। पाइथन में भी आपको उप्स देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोग्रामिंग को काफी ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। इसको यूज करने से जो प्रोग्रामिंग का कोड है वो काफी अच्छा होता है और काफी ज्यादा उससे फायदे होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो या उनके कोई फ्रेमवर्क भी यूज कर रहे हो, वहां पे उप्स आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने एक बार उप्स अच्छे से पढ़ लिया, तो जैसे जेएस में मान लीजिए आज आप उप्स पढ़ रहे हो, कल का आप सी प्लस प्लस में इसका यूज करना चाहते हो, तो फंडामेंटली सारी चीजें सेम आपको देखने को मिलेगी। थ्योरी सब सेम होगी, सिर्फ थोड़ा सिंटैक्स अलग हो जाता है। अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग सिंटैक्स यूज होता है, पर जो कोर कॉन्सेप्ट है उप्स का वो सेम ही रहेगा हर जगह पे। तो अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, तो ये तो मान के चलो कि आपको उप्स पढ़ना ही पड़ेगा। बिना उप्स पढ़े कोई कंपनी में आप काम नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो वहां भी उप्स काम आएगा, क्योंकि ये एक सिस्टम है जिसके आधार पर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसके आधार पर हम लोग कोड लिखते हैं, अपने कोड को मैनेज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज मैं इसको इन डेप्थ में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो करता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सिर्फ एक चीज करता है, ये ड्राई कॉन्सेप्ट को अराइव करता है, ड्राई कॉन्सेप्ट को लागू करता है कि कभी भी कोई कोड अपने आप को रिपीट ना करे। डोंट रिपीट योरसेल्फ। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं या वेबसाइट को बनाते हैं, कोड करते हैं, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चीजों को लिखते जाते हैं। मान लीजिए कहीं कोई वेरिएबल की जरूरत है, हमने वेरिएबल लिख दिया। कहीं कोई फंक्शन की जरूरत है, फंक्शन लिख दिया। कहीं कोई लूप की जरूरत है, लूप लिख दिया। कुछ स्टेटमेंट लिख दी। तो ऐसे कोड लिखते जाते हैं, पर हम लोग को ये नहीं पता होता कि हम लोग कहाँ कैसे क्या चीजें लिख रहे हैं, बस भर दिया चीजों को। पर जब ओप्स आ जाता है तो ओप्स हर चीज को अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर देता है कि हाँ ये पर्टिकुलर अलग ब्लॉक है, ये पर्टिकुलर अलग ब्लॉक है और ये पर्टिकुलर अलग ब्लॉक है, जिससे चीजों को फाइंड करना, एक्सेस करना, मैनेज करना ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है। इसी चीज को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो क्या करता है, वो उस ड्राई कॉन्सेप्ट को लागू करता है और कभी भी कोई कोड को रिपीट होने से बचाता है। ठीक है, ये आप मान के चल सकते हो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आज हम लोग जब ये ओप्स स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका टोटल सिलेबस क्या है वो समझ लो। हम लोग इस ओप्स के कंप्लीट ये 4 वीडियोस होंगी टोटल, जैसे मैंने बताया। उसमें हम लोग टोटल चारों वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ। जो ओप्स है उसको हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। ओप्स के जो मेन मेन चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, और रियल लाइफ का कुछ एग्जांपल लेंगे, जिससे हम लोग को ओप्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी पूछेगा कि ओप्स क्या है तो आप उसको एग्जांपल के साथ समझा पाओगे कि ये पर्टिकुलर चीज है ओप्स, ये ऐसे काम करता है, और रियल लाइफ का आप उसको एग्जांपल भी दे पाओगे। फिर हम लोग चीजें देखेंगे कि अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग, कि भाई रियल लाइफ में तो पता चल गया, पर उसी चीज को जब प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है, प्रोग्रामिंग में लिखना है उसको, तो कैसे लिखेंगे, वहां पर कोड के साथ ओप्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो उस चीज को देखेंगे। उसी में दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी कि अभी तक जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे कि हम लोग को कोई वेबसाइट बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो हम लोग जो कोड लिखते जा रहे हैं सीधे सीधे, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सीधे सीधे कोड लिख दिया, अपने काम की चीजें लिख दी, यूज कर लिया। पर जब उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखोगे, मतलब उसका कॉन्सेप्ट आप लगा के लिखोगे, तो वो अलग चीज होती है। वो काफी इफिशिएंट कोड बन जाता है, काफी अच्छा कोड माना जाता है, ऑप्टिमाइज कोड माना जाता है। तो प्रोसीजरल तो अभी तक आप कर ही रहे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब समझोगे। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये 4 पिलर्स उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके टोटल 4 चीजें आती हैं, उनको बोलते हैं 4 पिलर्स। और ये आप जब भी कभी किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा चांस है कि अगर ओप्स पूछा जा रहा है
तो उसके 4 पिलर्स में से कुछ ना कुछ तो चीजें पूछी जाएंगी, चाहे कोई 2 चीजें पूछी जाए, 3 चीजें पूछी जाए, चारों चीजें पूछ दी जाए। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग चारों पिलर्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उप्स को डिफाइन कर रही होती हैं, यही इसके 4 पिलर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ओल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कैसा था। देखो, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ES6 जो वर्जन आया था उसके बाद से काफी सारी चीजें बदल गई, काफी सारी नई चीजें इंप्लीमेंट हुई और उसने जावास्क्रिप्ट को काफी ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। पर ES6 से पहले जो वर्जन था, मान लीजिए ES4 हो गया, ES5 हो गया, तो इन वर्जन में भी तो कोड किया जाता होगा, कोड लिखा जाता होगा। तो यहाँ पे उप्स कैसे काम करता था, क्योंकि ES6 आने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिल गई क्लासेस, और क्लासेस ही उप्स का मेन चीज होती है। जब आप उप्स पढ़ोगे तो वहां पे क्लासेस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। पर क्लासेस जब थी नहीं तो वहां पे उप्स कैसे यूज किया जाता था, इस चीज को हम लोग समझेंगे कि ES5 तक जावास्क्रिप्ट में उप्स कैसे लिखा जाता था, उप्स कैसे इस्तेमाल किया जाता था। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ES6 में जब क्लासेस आ चुकी हैं तो क्लासेस कैसे यूज की जाएंगी, उनके फीचर्स क्या क्या है। इन डेप्थ में वन शॉट वीडियो आएगा जहां पे हम लोग क्लास को बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, C++ में भी और सभी में। तो वहां पे भी आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्लास वर्क कैसे करती है, क्लास का यूज क्यों किया जाता है, कैसे कोड लिखा जाता है। ये सब चीजें आपको ये उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वन बाय वन चलते हैं। पहले हम लोग रियल लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ। पहले रियल लाइफ के एग्जांपल से समझेंगे, फिर प्रोग्रामिंग के उस पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब भी उप्स की बात करेंगे, कोई भी अगर उप्स की बात कर रहा है तो ध्यान देना, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू अंडरस्टैंड। उप्स को समझने के लिए सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं जो आपको समझना होता है। ये 3 चीज समझ गए, समझ लो आपको पूरा उप्स आ चुका है। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है क्लासेस और तीसरा है इनहेरिटेंस। इन तीनों से मिलके ही उप्स का कॉन्सेप्ट बनता है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये कोड उप्स के आधार पर लिखा गया है, तो ये मान के चलो उसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज किया गया है, उसमें क्लासेस का यूज किया गया है और उसमें इनहेरिटेंस का यूज किया गया है। उप्स पूरा बेस करता है इन 3 चीजों पे, ऑब्जेक्ट पे, क्लासेस पे और इनहेरिटेंस पे। अगर इन तीनों को अच्छे से किसी ने सीख लिया, इन पे कमांड ले ली, तो ये वो बोल सकता है कि मुझे उप्स अच्छे से आता है। तो पहली पॉइंट पे आते हैं, पहला है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अच्छे से पहले हम लोग समझते हैं, फिर क्लासेस को समझेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं है कि पहले ऑब्जेक्ट समझ लिया फिर नेक्स्ट स्टेप क्लासेस समझा, हम लोग रिलेट करेंगे कि जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, क्यों है, कैसे यूज होता है। फिर जब हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी सिर्फ ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग फिर लेके आएंगे क्लास को, बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्लास ने आके उसको सॉल्व किया। फिर क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग फिर बताएंगे कि इनहेरिटेंस ने क्या हमारी हेल्प की, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज को धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट को समझते हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज हो, आप किसी भी चीज के बारे में बात करें, कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई मशीन हो, कोई कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, मतलब जिसमें जान होती है, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो जिसमें जान नहीं होती है, वो सभी चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं। और हम लोग ऑब्जेक्ट का मतलब भी कोई वस्तु या कोई चीज, कोई पर्टिकुलर चीज रखी है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट से दर्शाते हैं। हम लोग बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है, या इंसान भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे एग्जांपल भी मैंने दिया है, मान लो राहुल एक व्यक्ति है जो कि एक आदमी है, तो ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हम लोग किसी मशीन की बात कर ले, मान लो कार है, ठीक है, कार तो निर्जीव चीज है, पर ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो इस दुनिया में सभी चीजें अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर में लगा माउस से लगाकर कंप्यूटर में लगा एक प्रोसेसर तक, इंसान, जानवर, पंछी, घर, मकान, ये सभी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मेनली क्या चीजें होती हैं उनको समझो। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, 2 थिंग्स। पहला, फीचर और प्रॉपर्टीज। हम लोग जिसको अपनी भाषा में फीचर्स बोलते हैं कि किसी चीज के क्या फीचर है। जैसे हम लोग कार लेने गए तो हम लोग कहते हैं भैया इसके क्या क्या फीचर है, इसमें साउंड कैसा है, माइलेज क्या देती है, और बहुत सारी लाइट्स कैसी हैं, इंटीरियर कैसा कार का, बहुत सारा कंफर्ट है या नहीं है, काफी सारी चीजें देखते हैं, वो उसके फीचर्स है। पर जब हम लोग उसी चीज को प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो फीचर्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी विशेषताएं जो उसके बारे में हमें जानकारी देती हैं, ठीक है। तो फीचर्स और प्रॉपर्टीज एक ही चीज है, प्रोग्रामिंग में प्रॉपर्टीज बोलते हैं और अपनी चलन सारी भाषा में फीचर्स बोलते हैं। तो फीचर्स और प्रॉपर्टी क्या है, उसकी विशेषताएं जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देती हैं। ये हो गई एक चीज।
दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें या तो वो एक्शन कुछ परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब उसके द्वारा कुछ एक्शन किया जा रहा होगा। एक्शन तो जानते ही होगे, अब इतना तो बच्चे वाली चीजें नहीं समझानी चाहिए। एक्शन क्या है, कोई भी चीज करना, कुछ भी मूवमेंट, कुछ भी करना, उठना बैठना खाना पीना चलना बोलना टाइप करना, कुछ भी एक्स वाई जेड एक्शन है, ठीक है। या तो उसके द्वारा एक्शन किया जा रहा होगा या फिर उस पे एक्शन किया जा रहा होगा। एक्शन परफॉर्म बाय या और एक्शन परफॉर्म ऑन इट, या तो उसके द्वारा एक्शन किया जा रहा होगा या उस पे एक्शन किया जा रहा होगा। अब थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कोई इंसान है, इंसान चल रहा होगा बोल रहा होगा, तो इंसान तो डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक। और उसी जगह अगर हम लोग मशीन की बात कर लें, मान लो लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप क्या है, इस पे हम लोग एक्शन परफॉर्म इट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, लैपटॉप को हम लोग यूज करते हैं, तो उस पर कोई एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। लैपटॉप पे कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। अब जैसे हम लोग ने लैपटॉप पे एक वर्ड की फाइल खोल ली और उस पर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग के द्वारा उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, क्या लैपटॉप खुद से कोई एक्शन परफॉर्म करता है? लैपटॉप खुद से कोई एक्शन क्रिया परफॉर्म करता है? तो लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे नहीं। तो मैं बताता हूं, हाँ करता है। जैसे कोई चीज डाउनलोड हो रही है, तो डाउनलोड होने में क्या है, प्रोसेसिंग हो रही है बिहाइंड द सीन, तो वो लैपटॉप हो गया, वो खुद से भी एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक। उसके बाद आपने वीडियो एडिट कर ली मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर पे, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करते हो जिसको बोलते हैं रेंडरिंग होना, तो वो भी खुद का एक्शन होता है, जैसे एक्सपोर्ट करना, ठीक है, वीडियो को एक्सपोर्ट या रेंडर करना या डाउनलोड करना। तो लैपटॉप खुद से भी एक्शन परफॉर्म करता है और उस पर भी हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो निर्जीव चीजों में ये होता है कि या तो इंसानों द्वारा उस पर एक्शन किया जा रहा है या वो खुद से भी कुछ एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इंसानों में क्या होता है, इंसानों में 90% या 99% केस में वो खुद से एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या भैया इंसानों को कोई एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है किसी और के द्वारा? बिल्कुल। आप बैठे हो, कोई आकर आपका सर दबाने लगे, तो उसमें क्या, उसने आपकी हेल्प की, तो वो आपके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ केस में ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल लें, अगर राहुल क्या है, एक व्यक्ति एक आदमी है, उसकी क्या क्या फीचर्स और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है। उसका एक नाम होगा, ठीक, उसकी एक पर्टिकुलर हाइट होगी 5 फुट 5-6 फुट जितना भी हो, ठीक है, 5'5" 5'8", एज होगी कि कितने साल का, 20 साल 22 साल 25 साल 50 साल, जो भी एज हो। उसका अपना एक वेट भी हो सकता है कि कितना वजन है, ठीक। और भी पर्टिकुलर हो सकती हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पतला है मोटा है, कदकाठी कैसी है, रंग कैसा है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको निगेटिव वे में नहीं लेना। एक्शन क्या करता है, इंसान बहुत सारे एक्शन करता है। इंसान चल सकता है, इंसान खा सकता है, इंसान सो सकता है, इंसान दौड़ सकता है, इंसान लड़ सकता है, इंसान बोल सकता है। एक्स वाई जेड बहुत सारे एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि एक जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के बारे में एग्जांपल लिया, तो वो तो बहुत सारी चीजें अपने आप में विशेषताएं होल्ड करके रखती है, जिनको हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और बहुत सारे एक्शंस भी करती है। अब नॉन लिविंग थिंग्स को समझते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया फॉर्च्यूनर कार का, ठीक है, ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है, पर इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जिसको हम लोग फीचर्स बोलते हैं। जैसे नेम क्या है कार का, कलर कैसा, व्हाइट है ब्लैक है, मॉडल कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद ब्रांड क्या है, टोयोटा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें भी होती हैं। उसके बाद इसमें एक्शन क्या होता है, एक्शन ज्यादातर हम लोग नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग परफॉर्म कर रही होती है, जैसे ड्राइव करना या उसको रिपेयर करना या फ्यूल फिल करना। ऐसे बहुत सारे एक्शन उस पर किए जा रहे होते हैं, ओके। बट इतना क्लियर हुआ कि दोनों चीजें हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं और उस पर एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं या एक्शन उसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, बस उसमें दो चीजें होंगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होंगी, उसके बारे में जानकारी बता रही होंगी, और कुछ उसके द्वारा किए गए एक्शन होंगे या उस पर किए गए एक्शन होंगे। मतलब या तो कोई उसके द्वारा एक्शन किए जा रहे होंगे या उस पर कोई एक्शन किए जा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है। अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं हमारे पास। एक है राहुल, राहुल का भी कुछ अपना नाम है, ठीक है, कुछ हाइट है और कुछ एज है। वो भी क्या करता है, चलता है, खाता है और सोता है। एलन मस्क में भी कुछ चीजें कॉमन ही होंगी, उसका भी अपना नाम होगा, उसकी भी अपनी हाइट होगी, एज होगी। भले उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, भाई राहुल का नाम राहुल है, एलन मस्क का नाम एलन मस्क है,
भाई राहुल की हाइट हो सकती है 5'8" हो, एलन की 6 हो, इस तरीके से थोड़ा बहुत एलन की एज ज्यादा होगी, राहुल की कम होगी, तो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, पर प्रॉपर्टीज तो होंगी होंगी। ऐसा नहीं कि एलन की कोई एज नहीं है, वो अमर है, ऐसा नहीं हो सकता। या एलन की कोई हाइट नहीं है, द्रव है वो, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी अपनी हाइट होगी, एज होगी और एक नाम होगा। एलन भी चलता है, ठीक है, खाना खाता है और समय पे सोता है। चाहे वो जेफ बेजोस की हम लोग बात कर लें, उनका भी अपना नाम है, एक हाइट है, एक एज है। तो प्रॉपर्टीज देख रहे हो, चलना, खाना, सोना, वो भी सेम काम कर रहे हैं। बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि कुछ कुछ चीजें हम लोग अलग पा सकते हैं, पर मेजर चीजें क्या है, रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिली। क्या प्रॉब्लम? कि अगर हम लोग तीन व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उन तीनों व्यक्ति में काफी सारी चीजें कॉमन है। कॉमन क्या है? नाम, उनका एक्शंस, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज और उनके एक्शंस कॉमन है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा, ड्राई का। ड्राई क्या कहता है? कभी भी कोड को रिपीट मत करो। अगर राहुल ऑब्जेक्ट बनाई जाएगी, एलन मस्क नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक जेफ बेजोस बनेगा, तो अगर उनके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज लिख रहे होंगे तो तीनों के अंदर ये प्रॉपर्टीज बार बार लिखनी पड़ेंगी। राहुल के आगे भी प्रॉपर्टीज, एलन के आगे भी प्रॉपर्टीज और जेफ बेजोस के आगे भी प्रॉपर्टीज। ओके। अब हम लोग को यहां पे जब ये प्रॉब्लम देखने को मिली कि कोड तो रिपीट होगा, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगी तो कोड रिपीट होगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। नाम, हाइट, एज, इसको भी देना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा, एलन को भी देना पड़ेगा। जब ये प्रॉब्लम निकल के आई कि ऑब्जेक्ट सिर्फ बनाने में कोड रिपीट हो रहा था, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ड्राई का। ड्राई क्या कहता है कि एक अलग से प्रॉपर्टी बनाओ मैन नाम की। मैन क्या है? एक आदमी। और उसको क्या करो, नाम दे दो, हाइट दे दो और एज दे दो। ठीक, उसके एक्शंस को क्या कर दो, लिख दो। ठीक। अब आप जब भी कोई नया व्यक्ति बनाओगे, मान लो राहुल बनाया तो राहुल को क्या करोगे, सारी प्रॉपर्टी दोबारा से नहीं लिखोगे, उसको मैन के आधारित बना दोगे। तो मैन क्या है? मैन है एक क्लास। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास क्या है? क्लास के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं और उसके आधार पर नए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो हम लोग क्लास को ही अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा क्लासेस क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे राहुल है, अब राहुल को क्या करना पड़ रहा था, सारी चीजें दोबारा दोबारा से लिखनी पड़ रही थी, नाम, एज, हाइट, सब कुछ, और एक्शंस, खाना पीना सोना, सब कुछ। ठीक है। एलन के साथ भी सेम केस था और जेफ के साथ भी सेम केस था। तो हम लोग ने क्या किया, एक मैन नाम की क्लास बना दी। और क्लास क्या करेगी? क्लास क्या करेगी, अपने अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पहले से लिख के रखेगी जो कॉमन है, कॉमन प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं कि सारी कॉमन प्रॉपर्टीज लिख के रखेगी, जैसे नाम हो गया, हाइट हो गई, एज हो गई, या फिर वेट हो गया, जो मेन मेन तीनों में कॉमन होगा कि राहुल में भी वो चीजें पाई जाएंगी, एलन में भी पाई जाएंगी, जेफ बेजोस में भी पाई जाएंगी। और उनके एक्शंस जो कॉमन होंगे, जैसे चलना, खाना, सोना, जो तीनों ही करेंगे, ऐसा नहीं कि तीनों नहीं कर सकते, तीनों ही करेंगे। तो वो कॉमन चीजें एक जगह पे रखी गई और उनको एक टर्म दे दी गई, एक नाम दे दिया गया, मैन। और मैन क्या है? क्लास है। तो अब मैन क्लास के आधार पे हम लोग ये ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। कैसे? जैसे राहुल बनाया तो राहुल किसकी क्लास पे बना है? मैन क्लास पे। एलन मस्क किस क्लास के आधार पे बना है? मैन क्लास पे। जेफ बेजोस किस क्लास के आधार पे बना है? मैन क्लास पे। तो क्लास क्या कर रही है? क्लास एक तरीके से ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर रही है, या फिर बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कर रही है। कंस्ट्रक्शन का मेन मतलब समझते हो, बनाना। तो क्लास एक फैक्ट्री के तरीके आप समझ सकते हो। मान लो ये एक फैक्ट्री है और इसमें आपने पहले से कुछ चीजें बता दी हैं कि ये चीजें होंगी, जैसे नाम, एज, हाइट, वेट, एक्शन में आपने बताया कि वॉक, ईट, स्लीप। अब इससे आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आप राहुल बना सकते हो, आप इससे मोहित बना सकते हो, अगर एलन बनाना है तो एलन बना सकते हो, श्याम बनाना है तो श्याम बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही सारी चीजें, वो कॉमन चीजें डिफाइन कर दी हैं, जो राहुल, मोहित, एलन, श्याम सब में कॉमन होंगी, वो इंसान के तौर पे सब में ही पाई जाती होंगी। तो ऐसे हम लोग ने एक फैक्ट्री चीज बना दी, फैक्ट्री टाइप की चीज बना दी, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने में हेल्प करती है और हमको अलग अलग ऑब्जेक्ट में वो चीजें दोबारा दोबारा लिखनी नहीं पड़ती है। ये चीजें डायरेक्ट राहुल में भी चली जाएंगी, मोहित में भी चली जाएंगी, एलन में भी चली जाएंगी, श्याम में भी चली जाएंगी, बस लिखा एक जगह एक बार जाता है। ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं? क्लास। तो क्लास इज लाइक अ फैक्ट्री, जिसमें हम लोग कुछ चीजें पहले से डिफाइन कर देते हैं, पूरा प्रोटोटाइप के ऐसे ऐसे चीजें बनेंगी और वो फैक्ट्री अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के देखती है। जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल इज अ ऑब्जेक्ट। राहुल एक ऑब्जेक्ट है किसका? मैन क्लास का। ठीक है।
फिर एलन मस्क एक ऑब्जेक्ट है किसका, मैन क्लास का। उसके बाद जेफ बेजोस एक ऑब्जेक्ट है मैन क्लास का। तो ये तीनों ही मैन क्लास से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं। और क्यों बने हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज हैं मैन वाली, जो कि एक जगह पे हम लोगों ने क्लास के अंदर बना के रखी है। तो समझ में आया कि जो चीजें कॉमन होती हैं, जो सभी ऑब्जेक्ट में बार बार लिखी जानी थी, तो उसको हम लोग रिपीट करने की जगह एक जगह एक क्लास में बना देते हैं। ये क्लास बना दी और इसके आधार पे हम लोग जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जितने चाहे उतने। ठीक है, ओके। कैसे बनाना है ये सब आपको जब क्लासेस वाली वीडियो आएगी इन डेप्थ, अभी तीसरी या चौथी वीडियो होगी, वहां पे आप सब सीख चुके होंगे। आपको बस मेरे ऊपर भरोसा करके चलना है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा। जब ये चारों वीडियो देख चुके होगे तो आप ये कहोगे भैया एक एक चीज आती है, इन डेप्थ आता है बिल्कुल हमको। ठीक है, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा है रियल लाइफ में कैसे कैसे चीजें अप्लाई हो रही हैं। पहले ऑब्जेक्ट को समझा, फिर देखा कि कहां ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग को क्लास लाना पड़ा। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे दो क्लासेस बनाई, एक मैन वाली जिसमें मैन की प्रॉपर्टीज होंगी, नाम, हाइट, एज और भी जो प्रॉपर्टीज हैं, वॉक, ईट, स्लीप। ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक और क्लास बनाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाम से। ये क्लास किसके लिए है, जो भी पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा उसके लिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी कुछ अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हो सकती है, हाँ या ना, होंगी, बिल्कुल होंगी। जैसे नाम, फुल नेम। ठीक है, फिर कोई भी अगर एम्प्लॉय है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कोई भी एम्प्लॉय, मैनेजर हो या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उसकी अपनी एक एम्प्लॉय आईडी होगी, हाँ या ना, होगी। फिर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा कि कितने साल से वो इस फील्ड में काम कर रहा है। भाई हो सकता है 3 साल हो गए हो, 4 साल हो गए हो, तो वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखा जाता है। फिर बात करते हैं एक्सपर्टीज की, वो भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि एक्सपर्टीज से क्या होता है कि हम लोग को पता चलता है कि किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बंदा काम कर रहा है। जैसे कोई हो सकता है कि फ्रंट एंड डेवलपर हो, कोई बैक एंड डेवलपर है, कोई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करता है, कोई पर्टिकुलर एआई एमएल में है, तो हम लोग इसकी एक्सपर्टीज से ये जान सकते हैं ये किस फील्ड में है, किस टेक स्टैक को ज्यादा यूज करता है। ठीक, अब उसके कुछ एक्शंस भी होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, कि वो कुछ कोड करता होगा, कुछ चीजें टेस्ट भी कर सकता होगा, कोड में कोई बग है तो उसको डिबग भी करेगा, बनने के बाद उसको डिप्लॉय भी करेगा। तो ये सारे एक्शंस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। ओके, अब राहुल हमारा एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लास दे दी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। एम्प्लॉय आईडी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, कोड, टेस्ट, डिबग, डिप्लॉय, ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, राहुल के अंदर। साथ ही साथ वो एक आदमी भी है, तो उसको हम लोग ने मैन क्लास भी दे दी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, मैन क्लास दी, तो उसका नाम, हाइट, एज, जो एक आदमी के अंदर बेसिक चीजें होती हैं वो भी आ जाएंगी। बट अब यहां पे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम निकल के आई। क्या निकल के आई, एक प्रॉब्लम निकल के आई कि राहुल इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लास एंड अ ऑब्जेक्ट ऑफ मैन क्लास। एक ही ऑब्जेक्ट दो क्लास का बन रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लास का भी बन रहा है और मैन क्लास का भी बन रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम की बात है कि एक ऑब्जेक्ट दो क्लास से कैसे बन रहा है। अब इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो कुछ लोग कहेंगे भैया कुछ नहीं करना है, ये जो हाइट थी, ये एज थी, ये नेम था, ये वॉक, ईट, स्लीप, अगर इसको उठाकर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली क्लास के अंदर डाल दें तो बड़े आराम से चीजें हो जाएंगी। तो मैंने यही किया। चलो ठीक है भाई, फुल नेम, एम्प्लॉय आईडी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ये तो पहले से थी, हाँ या ना, ये पहले से थी। हम लोग ने क्या किया, उसकी हाइट का और एज का उठा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर डाल दिया। कोड, टेस्ट, डिबग, ये तीनों, डिप्लॉय, ये तीनों तो पहले से, चारों पहले से थी। वॉक और ईट हम लोग ने कहा किया, पीस वाली क्लास से उठा के डाल दिया। मान लो वॉक, ईट और स्लीप भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। ओके, अब डालने के बाद राहुल के आगे से हमको क्या लिखना होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लास लिखनी होगी। ठीक, चलो काम तो बन गया। राहुल क्या है, सिर्फ एक क्लास को बना हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लास से बना हुआ है, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली भी और मैन वाली भी। बट यहाँ फिर एक प्रॉब्लम निकल के आई यार। ये प्रॉब्लम क्या कहती है, ये प्रॉब्लम कहती है कि वी हैव रिपीट all the features and action, we have to repeat all the features and action in another class। हमको फिर से रिपीट करना पड़ा एक दूसरी क्लास में वो सारे एक्शंस और प्रॉपर्टीज को जो पहले एक बार डिफाइन किए जा चुके थे। मतलब जब हम लोग ने मैन क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीजें डिफाइन कर रखी हैं, तो उनको दोबारा से हम लोग एक दूसरी क्लास में क्यों लिख रहे हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं ड्राई कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर ही रहा है। भाई ड्राई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी भी अपने आप को रिपीट मत करो, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ।
पर यहाँ तो रिपीट हो गई। हम लोग ने हाइट एज यहाँ पे दोबारा से लिखा जबकि ऑलरेडी पहले क्लास में दी जा चुकी है। वॉक इट स्लिप दोबारा से लिखा जबकि वो मेन क्लास में दी जा चुकी है। तो ये रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे तो रूल ब्रेक हो गया। अब क्या कर सकते हैं? तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ऑलरेडी आपने ये चीजें लिख दी हैं तो मेन क्लास की जरूरत क्या है, उसको हटाओ, यहां से खत्म करो। बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी कि भाई जरूरी नहीं है कि हर पर्सन, दुनिया के सारे आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। कुछ अलग भी फील्ड में हो सकते हैं। कुछ हो सकता है अभी स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई प्रोफेशन में ही ना हो, तो क्या वो मैन नहीं होंगे, एक आदमी नहीं होंगे? मैन तो सभी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, पर्सन है, वो आदमी तो सभी लोग हैं, पर जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सभी लोग हो। तो अगर हम लोग ने मैन क्लास ही हटा दी तो उन पर्सन के अंदर क्या क्लास यूज करेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है? समझना मेरी बात भाई। अगर आपने इनकी प्रॉपर्टीज को उठा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर डाल दिया तो ये तो आप उनके साथ यूज कर सकते हो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पर कोई आदमी मान लो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी प्रोफेशन में नहीं, अभी पढ़ाई कर रहा है या फिर बेरोजगार है, तो उसको क्या दोगे? मैन क्लास तो वहां यूज करनी ही पड़ेगी। मैन क्लास तो कंपलसरी यूज है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो चलो आप पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ यूज कर सकते हो, पर मैन क्लास तो सबके साथ यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन क्लास को हटा नहीं सकते हैं किसी भी हालत में, क्योंकि वो कंपलसरी यूज होने वाली चीज है। और मैन क्लास नहीं हटेगी तो यहाँ पे चीजें रिपीट हो रही हैं, तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो अब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन निकल के आया? सॉल्यूशन निकल के आया है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है? किसी से कोई चीज ले लेना। जैसे आपके फादर हैं, फादर के पास मान लो एक कार है, ठीक, वो चलाते थे। अब आप 21 साल या 22 साल के हो गए, आपके पास लाइसेंस है, तो आप क्या करोगे? अपनी फादर की कार ले सकते हो, चला सकते हो। सभी को पता है कि अगर बाप के पास कोई चीज है तो वो बेटे को मिलनी ही मिलनी, अभी नहीं 2 साल 5 साल बाद मिलेगी। पर ये तो पता है कि आप अपने फादर से वो चीज क्या करोगे? इनहेरिट करोगे, मतलब वो चीजें ले लोगे। तो अब जो फादर है वो क्या है? वो है सुपर क्लास। समझना, जिससे आप कोई चीज ले रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्लास। और जो ले रहा होता है, जो बेटा है जो ले रहा है, जो इनहेरिट कर रहा है, उसको बोलते हैं सब क्लास। ये टर्म याद रखना क्योंकि इसको हम लोग बाद में यूज कर रहे होंगे। तो इनहेरिट का मतलब क्या है? कि हम लोग वो चीजें ले रहे हैं, दोबारा से बना नहीं रहे हैं कि भाई हमें भी वो चीजें बनना ही बनानी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ उससे इनहेरिट कर ले रहे हैं, ऑलरेडी है उसी के पास। है किसके पास? फादर के पास ही वो कार है, पर हम लोग सिर्फ यूज करने के लिए वो ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लो एक बच्चा है, वो एक कार ले रहा है, पर मान लो फादर के 2 बच्चे होंगे, ठीक है। तो क्या मान लो अगर किसी पिताजी के पास 2 बच्चे हैं तो वो क्या कहेंगे कि मुझे अलग से एक कार चाहिए, या फिर मैं एक दूसरे पिता लेके आऊंगा वहां से एक कार लूंगा? ऐसा नहीं है, हम लोग उसी कार का यूज करेंगे। तो कभी पर्सन 1 कर लेगा, कभी पर्सन 2 कर लेगा। कभी मान लो एक बच्चे का नाम है राम, एक बच्चे का नाम है श्याम, तो कभी श्याम उसका यूज कर लेगा, कभी राम यूज कर लेगा, दोनों ही मिल बांट के उस चीज का यूज करेंगे। तो इनहेरिट क्या करते हैं? इनहेरिट का मतलब है हम लोग ले लेते हैं जिससे वो चीज होती है। जिसके पास मान लो ऑलरेडी वो चीज है तो हम लोग वो चीज को दोबारा से नहीं बनाते हैं। जैसे अभी तक मैन क्लास थी, तो मैन क्लास में जो चीजें लिखी हुई थी उसको हम लोग दोबारा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली क्लास में लिख रहे थे। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग उससे इनहेरिट कर लेते हैं। तो आते हैं थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैन क्लास में क्या लिखा है? हाइट लिखी है, एज लिखी है, ठीक है, इसकी हमें जरूरत थी। वॉक लिखी है, ईट लिखा है और स्लीप लिखा है। तो हम लोग मैन क्लास को तो दोबारा से यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एक क्लास यूज हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लास। तो हम लोग क्या करेंगे? मैन क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। इनहेरिट करने का मतलब क्या है? वो प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे जो मैन क्लास बना के रखे हुए हैं अपने पास। तो ऐसे में क्या होता है कि उस क्लास का भी डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग उस क्लास में बनी हुई प्रॉपर्टीज और एक्शंस का यूज हम लोग कर पा रहे हैं इनहेरिट करके। तो अब क्या होगा? अगर आप सिर्फ राहुल के आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखते हो, तो जब भी हम लोग राहुल के आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखे तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएंगे। तो जो जो प्रॉपर्टीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास है, जैसे नाम, एम्प्लॉय आईडी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और उसके एक्शंस, कोड, टेस्ट, डिबग, डिप्लॉय, ये तो मिल जाएंगे। अब राहुल इन सभी चीजों को यूज कर पा रहा है, पर राहुल को एक मैन वाली प्रॉपर्टी भी चाहिए कि भाई उसकी कुछ हाइट एज भी होगी। तो क्या होगा? इनहेरिट होगा। कहां से? मैन क्लास से। तो मैन क्लास की जो चीजें होंगी वो इनहेरिट होकर इसके पास आ जाएंगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली क्लास के पास। तो अब क्या है? राहुल भले ही सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली क्लास का यूज कर रहा है, पर उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी सारी प्रॉपर्टीज है और मैन वाली भी सारी प्रॉपर्टीज है।
तो इनहेरिट का मतलब समझे किसी से कोई चीज ले लेना यूज करने के लिए, उसको दोबारा से लिखना या बनाना नहीं पड़ेगा, उसको वो चीज सिर्फ अपने पास ले लेनी है और उसका यूज कर पाएंगे। ये रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इस पे भी वन शॉट वीडियो आएगी, हम लोग करके देख रहे होंगे कि कैसे ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है और उसका यूज हम लोग दूसरी क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी क्लास में हम लोग कर रहे हैं। ध्यान देना, जिस क्लास से आप कुछ लेते हो वो सुपर होती है और जो ले रही होती है वो सब होती है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग थोड़ा सा उप्स को प्रोग्रामिंग के नजरिए से देखेंगे। अभी हम लोग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के उससे देख रहे थे। रियल लाइफ में मान लो कोई चीज है, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस तरीके के एग्जांपल लेके देख रहे थे। अब प्रोग्रामिंग में कोडिंग कॉन्सेप्ट को लेकर देखेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं प्रोसीजरल की। अभी तक जैसे आप कुछ भी बना रहे होते हो, कहीं वेरिएबल यूज किया, कहीं कॉन्स्ट यूज कर लिया, कहीं कोई फंक्शन अगर अच्छा यहाँ सही है तो फंक्शन यूज किया, कुछ स्टेटमेंट लिखनी है, कुछ एक्सप्रेशन लिखनी है, वो लिख दिया, फिर उसके बाद अच्छा लूप की जरूरत है, लूप यूज किया। हम लोग कुछ ये सोच के नहीं चल रहे होते हैं कि यहाँ ये चीज लिखनी है, यहाँ ये चीज नहीं लिखनी है, पर्टिकुलर एक जगह पे एक चीज लिखेंगे, पर्टिकुलर दूसरी जगह पे दूसरी चीज लिखेंगे। इस तरीके का उद्देश्य नहीं रहता है। जो जहां पे जैसी चीजें लगी लिखते चले गए, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। ठीक, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है तो क्या होगा, इसमें दो चीजें होंगी। यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में एक मैनेजर को मैनेज किया जाएगा, एक प्रोग्रामर को मैनेज किया जाएगा। क्या हम लोग बोल सकते हैं मैनेजर और प्रोग्रामर है दोनों एम्प्लॉय ही? बिल्कुल, क्योंकि वो बॉस तो है नहीं, है दोनों एम्प्लॉय, पर थोड़ा सा जॉब रोल अलग है, दोनों का पद अलग है, मैनेजर अलग है, प्रोग्रामर अलग है, इसलिए उनके काम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फॉर नाउ यू विल अडॉप्ट प्रोसीजरल वे। अब अभी आपको उप्स नहीं पता है कि उप्स कैसे वर्क करता है, तो आपने क्या किया, प्रोसीजरल वे का यूज किया और उससे कोड करना शुरू किया। तो आप जब कोड कर रहे हो, आप वेरिएबल का जैसे मैंने बताया, स्टेटमेंट का, फंक्शन का आप यूज करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। अब जब कोड बहुत बड़ा हो गया, भाई लिखते लिखते कोड बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ह्यूज कोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग मेनी फाइल्स, जब कोड बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसको काफी सारी अलग अलग फाइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लो ये फाइल 1 हो गई, ये फाइल 2 हो गई, ये फाइल 3 हो गई। इस तरीके से 3 अलग अलग फाइल में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3। ठीक, पर हम लोग को ये कुछ नहीं है सेंस कि हम लोग कहाँ क्या रख रहे हैं, हम लोग बस यूज कर रहे हैं। फाइल्स कंटेन्स, फाइल क्या कर रही है, कंटेन्स कर रही है वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, एंड वी राइट एज पर रिक्वायरमेंट। हम लोग अपनी बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि जो जरूरत है उसके हिसाब से लिख रहे हैं। हम लोग कुछ एक मकसद लेकर नहीं चल रहे हैं, हम लोग रिक्वायरमेंट बस कि हाँ ये चीज करनी है, जिसके लिए कोड लिखना है वो लिख दिया। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के साथ, डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसे ये फाइल 1 थी, ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये जो कुछ यहाँ पे सिर्फ दो चीजें आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। एक की ये सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा है, नेम लिखा है, ईमेल लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा है। यहाँ पे इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगा है। जहां पे पैरेंथेसिस लगा है इसका मतलब है ये है फंक्शंस। ठीक है, ये क्या है, ये है फंक्शंस जिनके आगे पैरेंथेसिस लगा है। और जो सिर्फ नॉर्मल ऐसे लिखे गए हैं वो क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लो, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी जो हम लोग लिख रहे हैं इसको ये मत समझ लेना कि ये कोड है, एक्चुअल कोड नहीं है। इसका कोडिंग से कोई भी अभी लेना देना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, सिर्फ थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जनरली ये मत करने लगना कि भैया एम्प्लॉय आईडी के आगे वेर क्यों नहीं लिखा है, ये कोई भी एग्जैक्ट मैंने सिंटैक्स का यूज नहीं किया है। एग्जैक्ट सिंटैक्स का यूज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब ऑलरेडी इन पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी जहां पर हम लोग वीएस कोड के अंदर कोड लिख के समझ रहे होंगे, तो वहां पे सिंटैक्स का यूज करेंगे। यहाँ पे तो जो चीजें कॉमन, जैसे सिंपल हो सके, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से लिख के उसको समझाने का मोटिव है। तो यहाँ पे क्या समझेंगे हम लोग, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिना सिंटेक्स पे ध्यान दिए कि सिंटेक्स सही है गलत है उस पर ध्यान नहीं देना है। और हम लोग जब सिंटेक्स, हम लोग जब कोड कर रहे होंगे तो वहां पे सिंटेक्स वाइज एक एक चीजें आपको अच्छे से समझा दी जाएंगी, वो मेरी गारंटी है। ठीक, अब हम लोग ने कुछ एम्प्लॉय आईडी लिखा। एम्प्लॉय का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉरी प्रोग्रामर और यहाँ पे मैनेजर दोनों। तो एम्प्लॉय दोनों आते हैं, मैनेजर भी आता है और एक प्रोग्रामर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां एम्प्लॉय लिखा है तो आप समझ जाना। अब उसका एम्प्लॉय का कुछ नेम होगा वेरिएबल में, ईमेल कुछ होगा, डेस्टिनेशन होगा, सैलरी के लिए अब जो फंक्शन है वो किसके लिए होगा, सैलरी मैनेजर के लिए, ये सिर्फ मैनेजर की सैलरी के कैलकुलेट करेगा।
अटेंडेंस एम्प्लॉयज मतलब दोनों को कैलकुलेट करेगा। क्लाइंट मीटिंग क्या करेगा, सिर्फ मैनेजर हैंडल कर सकता है, वो प्रोग्रामर्स का उसका कोई लेना देना नहीं है। पर डिबगिंग कौन करेगा, वो प्रोग्रामर करेगा, उसका मैनेजर से कोई लेना देना नहीं। भाई सबका अलग अलग काम है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर डिबगिंग करेगा और प्रोग्रामर क्लाइंट मीटिंग करेगा। क्लाइंट मीटिंग का काम मैनेजर का होता है, डिबगिंग का, डिप्लॉय का, कोड का ये प्रोग्रामर का काम होता है। ठीक, अब यहाँ मान लो फाइल भर गई, ज्यादा कोड हो गया, फाइल 2 में आ गए। फिर यहाँ ज्वाइनिंग डेट एम्प्लॉय की, बेस सैलरी एम्प्लॉय की वेरिएबल बनाया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर करेगा। ठीक है, वो प्रोग्रामर का काम नहीं है। कोडिंग फंक्शन यूज करेगा प्रोग्रामर, बोनस एम्प्लॉय के लिए होगा, दोनों के लिए होगा। असाइन टास्क ये दोनों एम्प्लॉयज के लिए होंगे। फिर हम लोग तीसरी फाइल में आए, मान लो यहाँ फाइल भर गई, यहाँ पे हम लोग ने एज वेरिएबल बना लिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, वो प्रोग्रामर के लिए है। डिप्लॉयमेंट फंक्शन प्रोग्रामर के लिए है, सबमिट टास्क प्रोग्रामर के लिए भी है, और मैनेजर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, सैलरी, और ये पर्टिकुलर सैलरी किसकी है, प्रोग्रामर की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने मैनेजर की बना रखी है। अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोग ने तीनों फाइल में कुछ कुछ कोड लिख दिया। कोड गलत नहीं है, सब सही से चल रहा होगा, सब चीजें ओके, और कोड सही भी लिखा है, गलत कुछ नहीं है। पर गलत सिर्फ ये कि ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अगर मान लो आपसे 6 महीने बाद कहा जाए कि भैया ऐसा करो, थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट वाले फंक्शन में कुछ चीजें सही करो, कुछ गड़बड़ है, तो आप ढूंढोगे, पहले फाइल 1 में आओगे, फिर फाइल 2 में आओगे, फिर फाइल 3 में मिलेगा अच्छा ये डिप्लॉयमेंट है, तब आप ढूंढ के यहाँ सही करोगे। अगर आपसे कहा अटेंडेंस वाला फंक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, उसको सही करो, अब यहाँ पे फिर आप ढूंढोगे, यहाँ है, फिर अटेंडेंस यहाँ पे आपको फाइल 1 में मिलेगा, आप सही करोगे। ठीक, फिर अगर आपसे कहा बोनस में थोड़ा सा बढ़ा दो जाके, फिर बोनस फंक्शन ढूंढोगे, कहाँ है, यहाँ मिला। ठीक है, इस तरीके करोगे। उसके बाद में भी जब आप इस तरीके कोड लिख रहे होते हो तो आपको ये याद नहीं रहता है कि पर्टिकुलर वेरिएबल क्या मैंने पहले बना रखा है। तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल मान लो एज नाम से बनाया, और आगे भी आपको दोबारा से यूज करना हो तो आप यहाँ फिर बना दो। ठीक, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे क्या हुआ, कोड रिपीट हुआ। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो हम लोग एक पर्टिकुलर फंक्शन बना सकते हैं एम्प्लॉय नाम से सैलरी का, वो प्रोग्रामर की भी सैलरी कैलकुलेट कर लेगा और वो मैनेजर की भी सैलरी कैलकुलेट कर लेगा, तो दोनों फंक्शन अलग बनाने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड लिख रहे हैं, हम लोग उसको ये नहीं सोच रहे कि अलग अलग चीजों को थोड़ा सा रखें, ऑप्टिमाइज वे से रखें, जिससे हम लोग को चीजें फाइंड करने में भी आसान हो, कोड रिपीट भी ना हो और क्लियर हो चीजें। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ लिख रहे हैं, अलग अलग फाइल बना दी, कोड लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके कोड को बोलते हैं स्पैगेटी कोड। स्पैगेटी एक वर्ड है, ये एक तरीके का चाउमीन पास्ता होता है, नाम पास्ता है चाउमीन की तरीके, तो ये उलझा हुआ होता है। खूब चाउमीन तो खाई होगी ना, इससे से उलझी होती है। ठीक है, तो कोड को भी इसी रूप में हम लोग देख रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे स्पैगेटी का सैंपल यहाँ पे लगा हुआ है, पहले यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ यूज किया जा रहा है, फिर ऊपर नीचे, फिर इसको वहां यूज किया जा रहा है, मतलब सारा कोड ऊपर नीचे है। तो एक इंसान यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ कुछ करेगा तो यहाँ जाएगा, फिर उसको दोनों के यहाँ आएगा, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। पर वहीं पे जो स्ट्रक्चर्ड कोड होगा, स्ट्रक्चर सैंपल जो है, ये देखो, वो सिर्फ लाइन से सारी चीजें हैं और उसको पता है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऊपर नीचे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम निकल के आई। क्या निकल के आई, पहला तो डोंट रिपीट योरसेल्फ फेल हो गया, क्योंकि जब आपको ये पता ही नहीं है कि हम लोग ने कहाँ क्या चीजें लिखी है, तो आप दोबारा से उसको लिख दोगे, ये बहुत जगह होता है। दोबारा से फंक्शन बना लिया उसी चीज को यूज करने के लिए, दोबारा से कोई वेरिएबल बना लिया, कुछ भी चीजें ऊपर नीचे करी तो याद नहीं रहती है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ड्राई कॉन्सेप्ट तो वहां पे फेल हो ही जाने वाला है। दूसरा क्या है, हार्ड टू डिबग एंड मैनेज, बहुत ही हार्ड हो जाएगा अगर कल का कोई चीज सुधारनी भाई, इस कोड में देखो, कल का कोई चीज सुधारनी भाई, तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा उसको मैनेज करना, कि भाई कहाँ पे क्या चीज लिखी थी उसको ढूंढो पहले और फिर उसको मैनेज करो जाके, वहां सुधारो जाके। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम काफी बड़ी है। ये कोड स्पैगेटी कोड कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उप्स का यूज करेंगे, और उप्स का यूज करके हम लोग चीजों को समझेंगे। भाई जब तक उप्स अप्लाई नहीं होगा तब तक तो ये मान के चलो कि वो एक लिख दिया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड लिखा गया, कोड वर्क कर रहा है, बट चीजें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही जिस तरीके से करनी चाहिए। एक ऑप्टिमाइज या मैनेजेबल कोड नहीं लिखा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स है क्या, तो हम लोग इसको सिर्फ एक लाइन में बोल सकते हैं, इन ओप्स कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, बी ग्रुप ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल्स, जो फंक्शन और वेरिएबल्स हम लोग ने इधर उधर लिख दिए हैं, मतलब कोई एक फाइल 1 में लिखा है, कोई फाइल 2 में लिखा है, देखो ऐसे कुछ फाइल 1 में लिख दिया, कुछ फाइल 2 में लिख दिया, कुछ फाइल 3 में लिख दिया, फिर दोबारा 3 में लिख दिया, फिर 2 में कुछ वेरिएबल बना दिया, कुछ 1 में बना दिया, कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ सुधार दिया, कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ सुधार दिया, कुछ नया लिखना तो यहाँ लिख दिया। मतलब लिखा सही है पर सब बिथरा बिथरा चीजें हैं।
तो हम लोग उन फंक्शंस और वेरिएबल्स को क्या करते हैं, एक जगह पे लेके आते हैं और एक पर्टिकुलर ब्लॉक बनाते हैं और उसके बीच में लिखते हैं। और वो ब्लॉक में मान लो हमको यहाँ ये फंक्शन लिख दिया, यहाँ ये वेरिएबल लिख दिया, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दी, ठीक। इस ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास। ये एक सिंगल यूनिट है, इसको बोलते हैं क्लास, और उसके अंदर कोड लिखा जाएगा। और ऐसी डिफरेंट क्लासेस बनती हैं अलग अलग चीजों के अलग अलग के लिए। मान लो एम्प्लॉय का कोड एम्प्लॉय क्लास में लिख दिया जाएगा, प्रोग्रामर का प्रोग्रामर में, और मैनेजर का मैनेजर में। उसी चीज को मैं दिखाता हूं यहाँ पे। मैंने अभी थोड़ा एक आपको बताया था पीछे कि अभी ध्यान देना है सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। किस पे? कॉन्सेप्ट पे। अभी एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं लिखा गया। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सिंटेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग ने वैर, लेट, कॉन्स्ट का या फंक्शन ऐसे कॉल होता है। हम लोग ने सिर्फ एक डायग्राम दिखाया है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम लोग जब सिंटेक्स को पढ़ेंगे, जब हम लोग इसको एक्चुअल कोड कर रहे होंगे, वहां पे सिंटेक्स बहुत ईजी है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है। तो अभी क्या करें, प्लीज अंडरस्टैंड ओनली कॉन्सेप्ट फॉर नाउ। हम लोग सिंटैक्स बाद में पढ़ रहे होंगे, ये एग्जैक्ट सिंटैक्स नहीं है, पर इसको दिमाग में इस तरीके बैठाना है कि अच्छा ऐसे कोड को ऐसे मैनेज किया जाता है। ये चीज आपका कॉन्सेप्ट बनाना है मुझे दिमाग में। तो देखो, जैसे पहले क्या हो रहा था, फाइल 1 में कुछ भी लिख दिया, फाइल 2 में कुछ भी लिख दिया, फाइल 3 में कुछ भी लिख दिया। अगर किसी से पूछा जाता फाइल 2 में किसका कोड लिखा है, तो वो कहता किसका क्या लिखा है, लिखा है ये तो पता है, पर किसका क्या, सभी का लिखा है। फाइल 3 में किसका लिखा है, सभी का लिखा है। फाइल 1 में किसका लिखा है, फाइल 1 में भी ये लिखा है। कुछ क्लियर नहीं है, पर अब क्लियर होगा। फाइल 1 में क्या किया गया है, एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई गई है। ये एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई गई है, उसमें ओनली सिर्फ ग्रुप ऑल एम्प्लॉय वेरिएबल एंड फंक्शंस, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, वो लिखे जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लास, इस पर्टिकुलर फाइल में कौन मैनेज किया जा रहा है, एम्प्लॉय क्लास मैनेज की जा रही है। और एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स बन जाएंगे, फंक्शन बन जाएंगे, वो इसमें होंगे, ठीक। फिर फाइल 2 में आते हैं। इसमें किसको मैनेज किया जा रहा है, इसमें मैनेजर को मैनेज किया जा रहा है। तो सिर्फ ओनली देखो, एम्प्लॉय तो दोनों है, मैनेजर भी है, प्रोग्रामर भी है। तो जो दोनों के लिए अप्लाई होगा वो एम्प्लॉय क्लास में आ जाएगा। जो सिर्फ मैनेजर के लिए अप्लाई होगा, जो सिर्फ मैनेजर ही कर रहा होगा स्पेसिफिक, वो वेरिएबल और फंक्शन कहां आएंगे, इस वाली क्लास में आएंगे, ठीक है। फाइल 3 में, अब भाई प्रोग्रामर भी एक एम्प्लॉय है, तो जो एम्प्लॉय वाले काम है वो तो एम्प्लॉय क्लास में आ गए, पर जो सिर्फ प्रोग्रामर कर सकता है, ना वो मैनेजर कर सकता है ना कोई और, वो वेरिएबल और फंक्शंस क्या बनाए जाएंगे, प्रोग्रामर क्लास में बनाए जाएंगे। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने एम्प्लॉय क्लास बनाई, ठीक। तो एम्प्लॉय क्लास में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय की आईडी सारे एम्प्लॉयज की एक जगह पे, ठीक। नेम एक जगह पे, ठीक है। ईमेल एक जगह पे बना लिया, डेस्टिनेशन एक जगह पे, ज्वाइनिंग डेट एक जगह पे, बेस सैलरी सभी की उतनी है तो सारे एक जगह पे लिख दिया, एज सारे एक जगह पे, सैलरी दोनों की वही चीज होगी, ऑल एम्प्लॉयज, चाहे मैनेजर हो चाहे प्रोग्रामर हो, दोनों पे ही एम्प्लॉय है, तो दोनों पे ही सैलरी अप्लाई होगी, तो यहां से कैलकुलेट होगी सैलरी फंक्शन से। हम लोग पैरामीटर चेंज कर लेंगे कि मान लो मैनेजर की ज्यादा है या प्रोग्रामर की ज्यादा है, वो चेंज हो जाते हैं, पर हम लोग चीजें यहाँ पे यूज करेंगे। अटेंडेंस फंक्शन दोनों सारे एम्प्लॉयज के लिए है तो वो वहां पे, बोनस सभी के लिए है तो यहाँ पे एम्प्लॉयज पे, असाइन टास्क प्रोग्रामर को भी होगा मैनेजर को भी होगा तो वो एम्प्लॉयज पे, ठीक। अब आते हैं हम लोग फाइल 2 पे। फाइल 2 पे हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजर की। तो मैनेजर क्या है, एक एम्प्लॉय तो है ही है, ठीक है, और साथ में वो मैनेजर है। तो सिर्फ जो मैनेजर के फंक्शंस या वेरिएबल है जो सिर्फ मैनेजर यूज कर सकता है, वो कौन कौन से थे, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, एक प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करना। ये स्पेसिफिक है, मतलब ये प्रोग्रामर के साथ नहीं लिखे जा सकते, ये स्पेसिफिक है। तो वो हम लोग ने क्या किया, मैनेजर क्लास में लिख दिया। अब क्या मैनेजर को एम्प्लॉय वाली चीजों की जरूरत नहीं होगी, मान लो एम्प्लॉय में बेस सैलरी हो गई या बोनस कैलकुलेशन हो गया या असाइन टास्क हो गया, ये भी तो यूज करेगा ना वो। भाई उसको मैनेजर को असाइन टास्क फंक्शन यूज करना होगा, वो कहां से आएंगे, वो हम लोग इनहेरिट कर लेंगे। इनहेरिट मतलब ले लेंगे किससे, एम्प्लॉय क्लास से। तो हम लोग को वो चीजें दोबारा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर इनहेरिट कीवर्ड लिख दिया गया, इनहेरिट कर लिया गया, तो जो चीजें एम्प्लॉय क्लास में है उनका यूज हम लोग मैनेजर क्लास में भी कर सकते हैं। तो मैनेजर क्लास में यूज कर सकते हैं किसका, एम्प्लॉय क्लास का, ठीक। और मैनेजर वाले जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो तो यूज होंगे होंगे, ठीक है। फिर आते हैं फाइल 3 में। फाइल 3 में आपसे बात हो रही है स्पेसिफिक प्रोग्रामर की। तो प्रोग्रामर के जो स्पेसिफिक फंक्शन और वेरिएबल होंगे, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बनाना था जिसमें सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामर को आते हैं वो लिखे जाएंगे, वो यहाँ बन गए। और प्रोग्रामर कौन कौन से फंक्शन यूज करेगा, वो कोडिंग फंक्शन यूज करेगा, जब कोडिंग कर रहा होगा, डिबग फंक्शन यूज करेगा, डिप्लॉय करेगा,
करने के बाद सबमिट करेगा टास्क को भी, तो वो भी ये फंक्शन यूज करेगा। ठीक है, तो टास्क सबमिट हुआ। ये सारे स्पेसिफिक कौन से फंक्शन है जो कि सिर्फ प्रोग्रामर के हैं, तो वो किसी और से लेना देना नहीं है, इसीलिए ना वो इसमें लिखे गए हैं, इसमें मैनेजर वाली क्लास में, ना ही एम्प्लॉय में, वो प्रोग्रामर में लिखे जाएंगे। पर प्रोग्रामर है भी एक एम्प्लॉय, वो कुछ अलग तो है नहीं, वो भी तो उसी कंपनी का एम्प्लॉय ही है, तो उसको भी हो सकता है इनमें से काफी सारी चीजें यूज करनी पड़ सकती है, तो वो भी क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा। इनहेरिट करने मतलब ले लेगा, जैसे हम लोग पिता से अपनी कोई चीज मांग लेते हैं, यूज कर लेते हैं, या किसी से कोई चीज इनहेरिट करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे एम्प्लॉय क्लास से। तो अगर एम्प्लॉय क्लास के कोई भी फंक्शन का जरूरत होगा, कोई वेरिएबल का जरूरत होगा, जो प्रोग्रामर यूज करना चाहता है वो उसको मिल जाएगा, भले ही उसकी क्लास में वो चीज लिखी गई हो या ना लिखी गई हो, वो इनहेरिट करने से डायरेक्ट यहां से वहां वो यूज कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से डायग्राम से आपका कॉन्सेप्ट काफी जल्दी क्लियर होंगे। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो सिंटैक्स भी याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या किया, यहां से थोड़ा सा एक चीज देखो, मैंने ये मैनेजर वाले को ब्लॉक को पकड़ा क्लास को, थोड़ी देर के लिए इसको यहां से हटा दिया, इस पेज से हटा दिया, जिससे हमको मैनेजर की भी जरूरत नहीं है। तो मैनेजर यहां चला गया। अब मैनेजर चला जाएगा तो फाइल 3 खिसक के यहाँ पे आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा फाइल 4। ठीक है, तो वही नेक्स्ट डायग्राम में देखो, फाइल 1, फाइल 3 और फाइल 4। फाइल 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने 1 2 3 तो समझ लिया, तो यहां तो कुछ समझने की जरूरत नहीं। फाइल 4 में क्या हुआ कि जो नए प्रोग्रामर आ रहे हैं, मान लो हम लोग ने 2 नए प्रोग्रामर हायर किए, उनको ज्वाइन करना है, तो एक प्रोग्रामर का नाम है राहुल, एक प्रोग्रामर का नाम है मोहित, ये 2 नए प्रोग्रामर आए। तो अब राहुल और मोहित की पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बनेगी, हाँ या ना भाई, क्लास क्या बना रही है, क्लास बना ऑब्जेक्ट ही रही है, इतना तो सबको पता है। तो अब इन दोनों का पर्टिकुलर न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड हम लोगों ने इससे जस्ट पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वो आई होप आपने पढ़ा रखा होगा, क्योंकि यह सब चीजें दोबारा दोबारा पढ़ाने में सिर्फ वीडियो लंबी होगी, ना पढ़ाओ तो जाके पढ़ लेना। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, न्यू कीवर्ड से हम लोग क्या होता है, ऑलरेडी से कोई क्लास बनी है या कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना है, तो उससे नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई क्लास से या कंस्ट्रक्टर फंक्शन से नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक, साथ में जो प्री डिफाइंड बने हुए हैं ऑब्जेक्ट, उनका यूज कर सकते हैं, जैसे डेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, इन डेप्थ में समझना है तो पिछली वीडियो देख लेना। अब राहुल क्या है, एक प्रोग्रामर है, तो राहुल न्यू कीवर्ड तो सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि सिंटैक्स है, मान लो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख दिए, उसके आगे लिखा प्रोग्रामर, क्योंकि वो है प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर क्या है, क्लास है। ठीक, तो राहुल एक ऑब्जेक्ट बनेगा किस क्लास का, प्रोग्रामर क्लास का, क्योंकि वो प्रोग्रामर है भाई। ठीक है, मोहित भी प्रोग्रामर है, तो मोहित को भी हम लोग ने प्रोग्रामर क्लास दी है, वो भी प्रोग्रामर बनेगा। तो मोहित भी एक ऑब्जेक्ट बनेगी किस क्लास की, प्रोग्रामर क्लास की। राहुल भी एक ऑब्जेक्ट बनेगी प्रोग्रामर क्लास की, और इस राहुल में सारी उसकी इंफॉर्मेशन तो रहेंगी, साथ में प्रोग्रामर वाली भी इंफॉर्मेशन रहेगी। मोहित वाली में मोहित की इंफॉर्मेशन तो रहेगी, प्रोग्रामर वाली भी सारी चीजें वो यूज कर पाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या राहुल और मोहित एम्प्लॉयज वाला कोई सेक्शन का यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय क्लास का यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या राहुल और मोहित, देखो प्रोग्रामर क्लास का तो चीजें यूज कर पाएंगे, प्रोग्रामर क्लास में जो भी कोडिंग, डिबग, डिप्लॉय, सबमिट टास्क ये यूज करने ये तो कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रोग्रामर क्लास मिल रखी है, यहाँ पे देखो दोनों जगह मिल रखी। पर क्या ये एम्प्लॉयज क्लास भी यूज कर पाएंगे, हाँ या ना? मुझे सिर्फ इतना बताओ। अब मैं बताता हूँ, यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने इनको प्रोग्रामर क्लास दे रखी है, तो प्रोग्रामर क्लास में मान लो ये लोग आए, ठीक, चल के यहाँ पे आए, तो प्रोग्रामर क्लास की चीजें तो यूज कर ही रहे हैं, साथ में इन्होंने देखा चाहे इनहेरिट किया गया है, और इनहेरिट किसको किया गया है, एम्प्लॉय क्लास को। तो एम्प्लॉय क्लास की भी जितनी चीजें हैं ए टू जेड, वो सारी ही प्रोग्रामर यूज कर सकते हैं। और प्रोग्रामर कौन है, राहुल और मोहित। तो ये प्रोग्रामर क्लास की भी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज क्लास की भी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये यूज क्या नहीं कर सकते, किस क्लास को ये यूज नहीं कर सकते? तो ये यूज नहीं कर सकते मैनेजर क्लास को, क्योंकि मैनेजर से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैनेजर क्लास को यहाँ पे इनहेरिट किया गया है, इसलिए मैनेजर क्लास कभी भी ये टच नहीं कर सकते, उसके फंक्शंस, उसके मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ने एक यहाँ पे मैनेजर क्लास में मेथड बनाया है, आप चाहे फंक्शन बोलो, क्लाइंट मीटिंग, वो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इनका काम नहीं है, ना इनहेरिट किया गया है। ठीक, अब चूंकि राहुल एक प्रोग्रामर है, तो वो क्या कर सकता है, सबमिट टास्क के फंक्शन का यूज कर सकता है। मान लो कोई काम किया, उसके बाद उसको सबमिट करना है उस पोर्टल पे, तो सबमिट टास्क फंक्शन का यूज करेगा। तो सबमिट टास्क फंक्शन इसके अंदर दिया गया है, तो वो यूज कर सकता है। मोहित भी यूज कर सकता है, क्योंकि मोहित को भी प्रोग्रामर क्लास मिली है, और प्रोग्रामर क्लास के अंदर सबमिट टास्क है, वो यूज कर लेगा। अब मुझे बताओ, अगर
कल को राहुल और मोहित को बोनस यूज करना हो तो क्या वो कर सकते हैं? तो हाँ, वो आएंगे और उन्होंने इनहेरिट कर रखा है और इनहेरिट से आपको क्या होगा, यहाँ पे बोनस मिल जाएगा, वो बोनस का यूज कर पाएंगे। क्लियर है? तो वो बोनस का यूज कर पाएंगे। ठीक, अब इससे काफी सारी चीजें आपको इजी हो गई। क्लियर है? ये हम लोगों ने एक नए लोगों को हायर करना और उनकी ऑब्जेक्ट बनाना पर्टिकुलर क्लास से, वो भी बता दिया। इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कितना ज्यादा, मैं थोड़ा जो लिख रखा हूं इसको थोड़ा हटा देता हूं। अब देखो कितना सिंपल और क्लियर कोड लग रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एक काम करो, जाओ थोड़ा सा देखो बोनस क्लास में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप कहोगे बोनस क्लास? अच्छा, बोनस तो एम्प्लॉयज की होती है, तो एम्प्लॉयज का अलग क्लास बना, वो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से ही कर दोगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ा कि फाइल 1 में पहले गए, फिर फाइल 2 में गए, फिर फाइल 3 में गए, फिर ढूंढा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर पता है कि बोनस एम्प्लॉयज की है तो एम्प्लॉयज में चले जाएंगे। अच्छा, हमने कहा एक काम करो, बेस सैलरी वाला वेरिएबल में थोड़ी वैल्यू चेंज कर दो, जाके बढ़ा दो। तो आपको पता है बेस सैलरी तो एम्प्लॉयज की होगी, उसको प्रोग्रामर या मैनेजर से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना, पर आप प्रोग्रामर और मैनेजर के अंदर नहीं जाओगे, आप जाओगे एम्प्लॉयज के अंदर और यहाँ पे आप चेंज कर दोगे जाके। ठीक, आपने कहा कि एक काम करो, डिप्लॉयमेंट वाले फंक्शन में कुछ गड़बड़ आ रही देखो, तो डिप्लॉयमेंट कौन करता है? प्रोग्रामर। आप डायरेक्ट प्रोग्रामर क्लास में जाओगे, यहाँ चेंज कर दोगे जाके, जो भी करना है। तो इस तरीके से चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें क्लियर हुई ये समझो। इस तरीके के कोड लिखने से पहला तो हुआ कोड क्लियर, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल कोड बन गया। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल कोड बन गया, मैंने इतना लिख दिया, बाकी समझ लो। दूसरा क्या हुआ, अब आप किसी भी चीज को इजीली फाइंड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, कहीं से भी कोड रिपीट नहीं हुआ। तो जब रिपीट नहीं हुआ तो ड्राई कॉन्सेप्ट बना रहा और उसको ब्रेक नहीं हुआ। ये प्रिंसिपल है तो समझो ओप्स काम कर रहा है। इसी चीज को, जो ये कोड आपने इस तरीके लिखा है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगर आप इसके अकॉर्डिंग जब कोड लिखते हो, ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप बोल सकते हो इस पे ओप्स अप्लाई हो रहा है। ओप्स का मतलब ही क्या है? ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनेंगी। दूसरा क्लासेस का यूज होना, क्लासेस यूज हो रही हैं। इनहेरिटेंस जहां यूज हो रहा है तो वहां पे इनहेरिटेंस यूज किया, तो ये ओप्स पे आधारित कोड है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं 4 पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और इसको समझते हैं कि कौन से 4 पिलर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और उनका क्या मतलब है। तो पहले पिलर पे आते हैं। पहला पिलर है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ऐसे समझो, इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग अप डेटा एंड मेंबर फंक्शन मेथड्स टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब है कि जितना भी डेटा है, जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी उसके मेथड्स हैं, ठीक है, उनको क्या करो, रैप अप कर दो, मतलब उनको एक जगह पे समेट दो, एक चीज में एकत्रित कर दो और उसको क्या नाम दे दो? क्लास। ठीक, तो जब हम लोग किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज बनाते हैं और उसको एक सिंगल यूनिट में रख देते हैं क्लासेस, तो वो क्लासेस कहलाता है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है, कैप्सूल जानते हो यार, उसी से लिया गया है। जैसे ये कैप्सूल है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की दवाई होती है, तो वो भरी होती है ऐसे 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 एक जगह पे, तो आपको अलग अलग तो कुछ लेना नहीं है, एक साथ चीजें जाएंगी, वर्क करेंगी जाके। वैसे क्लास क्या है? एक सिंगल यूनिट है जिसके अंदर सारे वेरिएबल फंक्शन मेथड्स लिख दिए गए हैं। अब इससे आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जितने चाहो उतने। तो ये एक जगह पे एकत्रित है, एक जगह कैप्सूल के रूप में एक यूनिट के अंदर है, रैप अप किया गया है। इसी चीज को हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। लोग सोचते हैं कि ओ 4 पिलर्स पढ़ना है, बहुत बड़ी थ्योरी होगी, कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा जो मैं तो कभी सीखी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चीजें बनाई गई हैं। अगर आप अंडरस्टैंडिंग ना कर पाओ तो बनाने का कोई मकसद नहीं रह जाता, बच्चे फालतू में डरते हैं। इनकैप्सुलेशन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि किसी चीज को एक सिंगल यूनिट में रैप अप करना, जिससे इजीली उसको फाइंड और एक्सेस किया जा सके और कोड रिपीट ना हो, बस यही मतलब है। सिंगल यूनिट वो क्लास होती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है अब्स्ट्रैक्शन। भैया बहुत बड़ी कुछ चीज लग रही है और काफी सारी डिफिनेशन लिखी है, लगा समझ में नहीं। अरे 2 मिनट, बस 2 मिनट पढ़ो तो सही। अब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल और नेसेसरी डिटेल्स। अब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ एसेंशियल और नेसेसरी मतलब काम की जानकारी को, डिटेल्स मतलब काम की जानकारी को हम लोग दिखाते हैं आउटसाइड ऑफ एन एंटिटी ऑब्जेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब बाहर जो उस सॉफ्टवेयर को लोग यूज कर रहे हैं, मान लो आपने कोई एप्लीकेशन वेब ऐप बनाई या कोई सॉफ्टवेयर बनाया और जो उसको यूज कर रहे हैं, जो भी यूजर्स हैं,
उनको सिर्फ उनके काम की एसेंशियल और नेसेसरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। मतलब फालतू की चीजें उनको नहीं दिखाई जाती कि क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं, वो नहीं दिखाई जाती। ठीक है, आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब बाहर के लोगों को। एंड हाइड, हाइड मतलब छुपाया जाता है द अदर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब जिससे उनका कोई लेना देना ना हो। भाई प्रोग्रामर का लेना देना हो सकता है, उसने कोड किया हो, या किसी और का लेना देना हो सकता है, पर उसका लेना देना नहीं है। जो एंड यूजर है, जो उसको यूज कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन उससे क्या की जाती है, हाइड की जाती है। एंड अदर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन इंटरनल वर्किंग्स, जो इंटरनल वर्किंग्स हो रही है बिहाइंड द सीन, जो काम चल रहा है उसके पीछे, वो भी उसको नहीं दिखाया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग ने यहाँ पे एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल लिया, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडरिंग यूजिंग एटीएम मशीन। एटीएम जानते हो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे पैसे निकालते हो। तो एटीएम मशीन में क्या होता है, हम लोग विथड्रॉ कैश, कैश निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वी ओनली इंटरेक्ट, हम लोग सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं एटीएम मशीन से। उसमें करते हैं, एक कार्ड डालते हैं, इंसर्टिंग ए कार्ड, एक कार्ड डालते हैं, अपनी पिन डालते हैं, और एंड सिलेक्टिंग द डिजायर्ड अमाउंट, हमको जितना पैसा निकालना होता है वो डिजायर्ड अमाउंट डालते हैं, 1000, 500, 1500, 2000, जो डालना है डाल देते हैं। ठीक, और वो पैसा हमारा निकाल के मशीन दे देती है। पर हम लोग, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये जरूरी नहीं है, फॉर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रही है, कठिन काम हो रहे हैं उस एटीएम मशीन में, हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जो आपके सामने नहीं हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन उस मशीन के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रही है उस एटीएम मशीन में। जैसे कम्युनिकेट विथ बैंक सर्वर, कि उसने बैंक के सर्वर से कैसे कम्युनिकेट किया। भाई आपने कार्ड डाला, समझना मेरी बात, ठीक, कार्ड डालने पे किसमें कुछ डिटेल थी, उस डिटेल से वो गई किसमें, एटीएम मशीन में। अब एटीएम मशीन के अंदर भी कुछ अपनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग होती है, तो उसने कम्युनिकेट किया किससे, बैंक के सर्वर से। बैंक का अपना एक सर्वर होता है जो चल रहा होता है, ठीक है। उसने सर्वर से पूछा क्या ये चीज सही है, सर्वर ने कहा ओके। उसने कहा ये इन्फॉर्मेशन सही है, उसने कहा ओके, ठीक। अब आपने डाला पिन, पिन डालने पे क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन हुआ। भाई सिर्फ कार्ड डालने से वो आपका पैसा नहीं दे सकता है, कार्ड डालने से इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, ठीक है, पर आप ही वो डाल रहे हो। भाई कार्ड तो कोई भी उठा के डाल दे जाके, पर जरूरी थोड़ी ना कि वो आप हो, आप ही डाल रहे हो, ये कैसे पता चलेगा। तो वो पिन आपको सिर्फ पता है, तो जैसे आप पिन डालते हो तो ऑथेंटिकेशन होता है बिहाइंड द सीन उस सर्वर से, और वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है अप्रूव। और जैसे ही अप्रूव होता है, तब क्या होता है, मशीन पर्टिकुलर उस अमाउंट पे, देखो मोटर्स लगी होती है, वो क्या होती है, कोडिंग से सेट होती है। तो जितने अमाउंट डालोगे उतनी अमाउंट का वहां पे सिग्नल जाएगा, उतनी ही नोट बाहर निकल के आ जाएंगी एटीएम के ड्रॉर से। ठीक, तो कितना बिहाइंड द सीन प्रोसेस हो रहा है टू वेरीफाई आवर अकाउंट बैलेंस एंड ऑथराइज द ट्रांजेक्शन। तो आपने तो सिर्फ सिंपल कुछ पिन डाली, कुछ कार्ड लगाया, पैसा निकाल लिया, पर बिहाइंड द सीन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस काफी चली, काफी प्रोग्रामिंग सेट होती है। पहले उतने ही 10 सेकंड के अंदर कम्युनिकेट किया बैंक से, उसने कहा ओके, पिन डालने पर ऑथेंटिकेशन किया, सब कुछ अप्रूव हुआ, तुरंत मोटर ने सिग्नल भेजा, चलो ठीक, मोटर तक सिग्नल गया, पर्टिकुलर इतनी नोट, इतनी इतनी निकाल दो, उतनी ही ड्रॉर से निकलेंगे, एक एक्स्ट्रा नोट नहीं निकलती, भले हम लोग चाह ले कि एक दो एक्स्ट्रा निकला है, पर नहीं निकलती। तो बिहाइंड द सीन का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो यूजर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यूजर परेशान ही होगा और यूजर के कोई काम की भी नहीं है, उससे छिपानी है, तो वो हम नहीं दिखाते, उसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। तो ओप्स किस पे आधारित है, इन दो पिलर पे। पहला हमने आपको बताया, पहला आपने अभी इनकैप्सुलेशन समझा, कि इनकैप्सुलेशन है सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह एक यूनिट पे रखना। अब्स्ट्रैक्शन मतलब यूजर को फालतू की इररिलेवेंट या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं दिखानी होती है, उनको हाइड करके सिंपल एक जगह पे रखना है, जो सिर्फ प्रोग्रामर और उससे रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, बाहर एंड यूजर को नहीं पता रखने देता है। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या इतने डिफिनेशन में कुछ भी कठिन लगा, या जो एग्जांपल बताया उसमें कुछ भी कठिन लगा? नहीं, ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है कि समझाने वाला इंसान कैसा है, आपको किस तरीके वो चीज समझा रहा है। भाई इजी से इजी किया जा सकता है, इसको और इजी कर सकता था, एक दो एग्जांपल और दे दूं, पर सिर्फ समय ही जाएगा, इतने में आप समझ चुके हो, मुझे मालूम है। दूसरा किस पर निर्भर करता है कि आप फोकस कर रहे हो या नहीं। अगर आप पहले ही देख लोगे कितनी बड़ी डिफिनेशन है, आप उसको पढ़ोगे नहीं तो कभी वो समझ में नहीं आ सकती। पर अगर आप मेरे द्वारा एक एक लाइन पढ़ोगे, तो यहाँ पे कुछ अलबेली चीज तो लिखी रही है, लिखा वही सिंपल इंग्लिश है, बस आप मेरे बातों के अंडरस्टैंड कर रहे हो, फोकस दे रहे हो, तो आपको समझ में आ रही है। सभी को पता है प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रेजेंटिंग का मतलब क्या है, नेसेसरी एसेंशियल का मतलब क्या है, डिटेल का मतलब इंफॉर्मेशन, सबको पता है, सिर्फ चीजों को जोड़ के समझना होता है। क्लियर है। अब आते हैं तीसरा, इनहेरिटेंस। क्या मुझे ये चीज समझानी चाहिए आप लोग को? क्या इनहेरिटेंस किसी को नहीं पता है? सभी को पता है, फिर भी समझा देता हूं।
अभी डैड और सन वाला एग्जांपल लिया कि भाई पिता से कोई चीज आपने बोरो करी यूज करने के लिए, तो क्या वो इनहेरिटेंस कहलाएगा? बिल्कुल। ये 2 चाइल्ड है तो दोनों यूज करेंगे, 3 है तो तीनों यूज करेंगे, 4 हो गए तो चारों यूज करेंगे, अगर 5 है तो पांचों ही उस चीज को यूज करेंगे बारी बारी से जो पिताजी के पास है। जो दे रहा है, जो आपके फादर है, मान लो जिस क्लास से आप कोई चीज ले रहे हो, वो क्लास हमेशा क्या कहलाती है? सुपर क्लास कहलाती है, जो जिससे आप ले रहे हो, ठीक है। और जो ले रहा है, जो बेटे हैं, जैसे आप ले रहे हो यूज करने के लिए, तो वो सब क्लास कहलाती है, इतना पता है, ठीक है। और हम लोग उसको दोबारा से लिखते नहीं है, मतलब ये जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, ये जो गोले बने हुए ऑब्जेक्ट है, इनमें वो चीज लिखी नहीं जाती, क्योंकि सभी को पता है कि अगर आप इनहेरिट कर रहे हो तो वो चीजें आप ही की है। भाई पिता के पास कार है, बच्चे को मिलेगी, वो चलाएगा 5-10 साल बाद, वो सभी को पता है, तो उसको बताने की या दोबारा से लेके घूमने की जरूरत नहीं है। वही डिफिनेशन यहाँ लिखिए, इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास, इनहेरिटेंस क्या करती है? अलाउ करती किसी क्लास को, सब क्लास को, मतलब जो ले रही सब क्लास को, टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज, एक्वायर मतलब लेना या हासिल करना, एक्वायर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब उस इंफॉर्मेशन को, एंड बिहेवियर, उस बिहेवियर को, जो एक्शंस वो चल रहे हैं, ऑफ अनदर क्लास, किसी दूसरी क्लास को, और जिससे ले रहे हो वो कौन है? सुपर क्लास। तो किसी सुपर क्लास से क्या कर सकते हो? उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को आप ले सकते हो। ये अलाउ करता है इनहेरिटेंस। क्या कर, फिर इससे वो फायदा क्या है? इट हेल्प्स, ये सहायता करता है टू रीयूज, बार बार चीजों को लिखना नहीं पड़ता है, आप एक बार लिख दिए उसको दोबारा दोबारा तिबारा तिबारा या चौबारा चौबारा आप यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो बार बार, ठीक है। साथ में उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कार ले ली तो आप खुद कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, भाई आप ही के फादर के आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो जो चीजें ली हैं उनको अपने अकॉर्डिंग ढाल के यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इनहेंस, उसको अच्छे से और बढ़ा भी सकते हो द एग्जिस्टिंग कोड, जो आपने लिया है उस एग्जिस्टिंग कोड को। सो इट हेल्प्स, तो ये सहायता करता है टू राइट अ कोड एक्यूरेटली, ये अच्छा कोड, एक्यूरेटली कोड लिखने में सहायता करता है। एंड ये क्या करता है? रिड्यूस करता है डेवलपमेंट टाइम को। अब खुद ही सोचो, बार बार कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, मान लो एलन मस्क भी आदमी है, चलता फिरता खाता है, उसका भी नाम है, एज है, वेट है, हाइट है, ये प्रॉपर्टीज बार बार बनाओगे। एक बार एलन के लिए बनाया, फिर एक बार राहुल के लिए बनाया, फिर एक बार जेफ के लिए बनाया, फिर एक बार मोहित के लिए बना दो, तो बार बार कितना सारा कोड लिखोगे यार, मर जाओगे लिखते लिखते। तो इतना कोड बार बार नहीं लिखना है, लिखने से फायदा भी नहीं है, कोड और हैवी बनेगा। तो ये क्या करेगा? जब आप एक बार लिख दिए हो तो उसको क्लास बना दो, उस क्लास को जगह जगह यूज कर लो। तो ये डेवलपमेंट टाइम को भी बचाता है, साथ में क्या बचाता है? ज्यादा से ज्यादा जो चीजें लिखी गई है उस साइज को भी रिड्यूस करता है, रिपीट नहीं होने देता है। लास्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें थोड़ा थोड़ा कभी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पर कुछ लोग जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये वीडियो देखने वाले कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते, मैं आपको बताता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म जहां भी देख लेना, सिर्फ ये ध्यान रखना, नाम तो सेम होगा, किसी भी फंक्शन या मेथड का नाम तो सेम होगा 10 जगह चाहे 20 जगह, पर काम अलग अलग होगा, काम अलग अलग होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो अपनी मर्जी से बता रहे हो, चैट जीपीटी भी आप पूछ लेना, किसी भी एआई पूछ लेना कि क्या ये चीज सही है। 100% यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म इन जावास्क्रिप्ट ओप्स, जावास्क्रिप्ट ओप्स में, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं किसी में भी हो तो लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट ओप्स मींस द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब वो चीज करने की पावर, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू द सेम मेथड। अलग अलग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? सेम मेथड के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सेम मेथड हो या सेम फंक्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेथड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। मैंने कहा देखो सेम मेथड मतलब एक ही नाम का सेम मेथड, डिफरेंट डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। इट अलाउज, ये अलाउ करता है अ सिंगल फंक्शन को, एक अकेले फंक्शन, सिंगल फंक्शन को या मेथड को। भाई मेथड के ऑब्जेक्ट के साथ जब फंक्शन यूज कर लो तो मेथड कहलाता है, सिंगली जब यूज करो तो फंक्शन कहलाता है। तो किसी भी सिंगल फंक्शन या मेथड को क्या करता है? अलाउ करता है नेम टू वर्क डिफरेंटली, मतलब एक ही नाम के साथ अलग अलग काम करने के लिए अलाउ करता है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉलिंग इट, उस बेस पे कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है। भाई जो ऑब्जेक्ट उसे कॉल करेगा उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन या मेथड वर्क करेगा। नाम सेम हो सकता है, काम अलग अलग होगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही है। कोई भी पूछे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, कहना पॉलीमॉर्फिज्म ओप्स के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सेम नाम के फंक्शन या मेथड को बनाते हो, पर वो वर्क डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से करते हैं, बेस और कौन सा ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है या कौन क्लास उसे कॉल कर रही है, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल इसका समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में देखो,
एक स्क्वायर नाम की क्लास बनाई, हाँ या ना, स्क्वायर नाम की क्लास बनाई, और इधर एक क्लास बनाई सर्कल नाम की, ठीक। अब अगर स्क्वायर का तुमको एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी एरिया फंक्शन का यूज करोगे, ठीक। अगर सर्कल के लिए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी एरिया फंक्शन कैलकुलेट करोगे। बट डिफरेंट ये है कि जब स्क्वायर का एरिया फंक्शन देखोगे तो उसके अंदर कुछ अलग थोड़ा सा कोड लिखा होगा क्योंकि उसका फार्मूला अलग होगा। सर्कल के एरिया के अंदर जब कोड देखोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा कोड चेंज होगा क्योंकि उसका फार्मूला अलग होता है, ठीक। आपको इतना ना बताना पड़े स्क्वायर और सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, गूगल कर लेना। बट ये चीज देखो कि नाम दोनों में सेम है, हाँ या ना, सेम है। तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म हमको क्या करता है, अलाउ करता है सेम नेम यूज करना डिफरेंट फंक्शन में, डिफरेंट क्लासेस में या ऑब्जेक्ट में, सॉरी फंक्शन में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट या क्लास में, ठीक, ऑब्जेक्ट या क्लास में। तो सेम नाम से हम लोग बना सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। जैसे वेरिएबल में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कि हम लोग सेम नाम नहीं बना सकते, पर आप ये बना सकते हो, सेम है। अब मुझे कोई बच्चा भी ये बता सकता है कि इन दोनों का काम अलग होगा, इसको जब यूज करोगे तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके आएगा, और इसको जब करोगे तो सर्कल का कैलकुलेट होके आएगा, हाँ या ना, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं देखो नाम सेम काम अलग, ठीक। अब हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने कहा वेर s1 नाम से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कीवर्ड लिखना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और हम लोग ने यहाँ पे स्क्वायर क्लास का यूज कर लिया, मान लो सिंटेक्स पे न जाना, मान लो स्क्वायर क्लास का यूज किया, तो s1 क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया है स्क्वायर क्लास का। तो s1 क्या करेगा, जो एरिया का यूज करेगा वो कौन सा एरिया होगा, वो एरिया होगा सर आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिखता हूं, वो एरिया होगा, क्यों मैं सेकंड प्लीज माय फ्रेंड, वो एरिया होगा स्क्वायर का, ठीक है। ये एरिया यहाँ यूज हो रहा है क्योंकि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, स्क्वायर ऑब्जेक्ट का। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्क्वायर क्लास का है तो उसी का तो मेथड यूज करेगा, हाँ या ना, हाँ। तो ये एरिया क्या कैलकुलेट करके देगा, स्क्वायर का एरिया, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने C1 नाम से एक बनाया है वेरिएबल, और उसमें ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किस क्लास का, सर्कल नाम की क्लास का, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो एरिया कैलकुलेट कर रहा है ये किसका करेगा, ये सर्कल वाले का करेगा, इससे जब भी कुछ निकल के आएगा तो सर्कल के एरिया कैलकुलेट होके आएगा, हाँ या ना। तो पता क्या चला दूसरा पॉइंट, कि सेम नेम है, सेम नाम, पर काम डिपेंड करता है, पर काम डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है, ठीक। इतना क्लियर हो गया कि अगर स्क्वायर वाला ऑब्जेक्ट कर रहा है तो स्क्वायर के लिए देगा, सर्कल वाला कर रहा है क्लास का तो सर्कल के लिए देगा। इतना क्लियर हो गया, हाँ भैया, आगे आगे कुछ नहीं, बस यही था, क्लियर, खत्म। बस यही पॉलीमॉर्फिज्म है, कोई पूछे तो यही बताना है। आप डिफिनेशन याद कर सकते हो, लिखने के लिए अगर कहीं बोल दे तो बोल देना, नहीं तो खुद बना पाओ तो खुद भी बना के लिख सकते हो, बस चीजें सही होनी चाहिए। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, थोड़ा इसको और यहाँ पे मैंने डिफाइन करने के लिए लिख दिया है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक नाम अलग अलग काम, ठीक। मतलब एक ही मेथड या फंक्शन का अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बिहेवियर हो सकता है, मतलब अलग अलग काम हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दो क्लासेस का यूज किया गया है, एक स्क्वायर क्लास का, एक सर्कल क्लास का। दोनों क्लास में एक फंक्शन या मेथड डिफाइन किया गया है जिसका नाम है एरिया, ठीक है। मैंने जो पीछे एग्जाम्पल लिया वही यहाँ पे डिफाइन किया है। अब दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, तो S1 क्या हो गया, स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, C1 क्या हो गया, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कैसे दिखाया गया, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अप्लाई हो रहा है ये समझो। यहाँ एरिया मेथड हर क्लास के लिए अलग अलग बिहेव करता है, भले नाम सेम है पर काम अलग अलग करता है, ठीक। ये एक पॉइंट हुआ। अब स्क्वायर के केस में क्या होगा, ये स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके देगा, और सर्कल के केस में क्या होगा, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके देगा, ठीक। तो काम अलग अलग कर रहा है अलग अलग केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो अलग अलग वो काम करके देगा। ये पॉलीमॉर्फिज्म है क्योंकि दोनों क्लासेस में मेथड का नाम तो सेम है एरिया, पर लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन गलत अलग है, ठीक है, गलत बोल रहा था, अलग है, ठीक है। तो अब ये बताओ क्या किसी को यहां कोई डाउट हो सकता है, नहीं ना, कोई डाउट नहीं हो सकता है। बस अब वीडियो को लाइक करना हो सकता है, वीडियो खत्म हो चुकी है, सिर्फ इतना समझ लो कि जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वीडियो
पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या चीजें सीखा और कल जो बाकी वीडियोस आएंगी वो कैसे आएंगी। देखो मैंने कहा उप्स 4 पार्ट में आएगा, एक वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4। अभी वीडियो 1 जो था इसमें हम लोगों ने पहले कंप्लीट उप्स को क्या किया, अंडरस्टैंड किया कि उप्स क्या होते हैं, ठीक, रियल लाइफ केस के आधार पे। उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को समझा, क्लासेस को समझा, इनहेरिटेंस को समझा, हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा, ठीक। फिर हम लोगों ने 4 पिलर्स को समझे जो यूज केस थे, मतलब पिलर किसके लिए, ऑब्जेक्ट के, सॉरी ओप्स के लिए यूज केस थे। मतलब पहला तो था आपका इनकैप्सुलेशन, दूसरा था आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ये चारों पूछे जाते हैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने पूछा। फिर यूज केस इन प्रोग्रामिंग कि ओप्स का प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होगा, ये भी हम लोग ने उस डायग्राम से समझ लिया। तो इतना सीखने के बाद अब कोई भी बच्चा ओप्स को पढ़ा सकता है, मैं ये बोल सकता हूँ ओप्स पढ़ा सकता है अगर उसने सही से देखा होगा कि ओप्स क्या है, ओप्स कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ओप्स तो क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग सेकंड वीडियो में समझेंगे कि जब जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन नहीं आया था, ES5 था या ES4 था, तो उन वर्जन में भी तो उप्स का यूज होता होगा। तो वो किस तरीके यूज होता था, क्योंकि क्लासेस तो आई थी ES6 में, तो बिना क्लास के कैसे यूज हो रहा था ये समझेंगे। तो ये कल वीडियो आ जाएगी, कल हम लोग समझ लेंगे कि बिफोर ES6 हाउ ओप्स आर वर्क्स, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट के लिए आप जा रहे हो, अदर किसी लैंग्वेज के लिए जा रहे हो तो नहीं पूछेंगे, पर जावास्क्रिप्ट के लिए जा रहे हो जावास्क्रिप्ट डेवलपर के तौर पे, तो वहां पूछेंगे, पक्की बात है। फिर हम लोग तीसरी वीडियो आएगी, हम लोगों ने इनहेरिटेंस समझा कि कैसे एक सुपर क्लास से दूसरी सब क्लास में चीजों को इनहेरिटेंस कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। पर इसको रियल लाइफ में भी तो करके देखना होगा, कोड करके, और कैसे हो रहा है, उसके बिहाइंड द सीन कैसे चीजें चल रही है, उसको कोड करके तो समझना होगा। वो आएगी तीसरी वीडियो में, जहां इनहेरिटेंस को अच्छे से हम लोग समझ रहे होंगे। उसमें एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट हमारी हेल्प करती है, उसको भी समझेंगे। तो ये हम लोग कोड करके और डायग्राम के साथ, दोनों के साथ इसको पढ़ेंगे। यहां तक होते होते सब कुछ आ चुका होगा, बचेगा क्लासेस। तो क्लासेस को प्रैक्टिकली यूज करना, उसका सिंटैक्स क्या होता है, वो आएगा वन शॉट वीडियो, वो आएगी चौथी वीडियो। इसमें हम लोग क्लासेस को पूरा निचोड़ कर रख लेंगे, उसको बना के 10 बार यूज करके देख लेंगे। इसको करने के बाद आप कंप्लीट ओप्स में मास्टर हो चुके होंगे, आप आराम से उसको यूज कर पाओगे। और जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी लगभग समझ लो फिर खत्म हो चुका होगा। 2 वीडियो आएंगी, इसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और बस ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसको मैं जानता हूँ, मैं दूसरे के कोर्स से कभी कंपैरिजन नहीं करता हूँ, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैंने बहुत एफर्ट डाले। आप वीडियो चेकआउट करो, सब हावर्स के अंदर वीडियो है, सारे टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट मैंने कवर किए, जिनको कहीं ना कहीं यूज करोगे आप इन फ्यूचर। और मैंने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की, अच्छे लैंग्वेज में डायग्राम के साथ, जितना इजी हो सके, जितना कोड करके दिखा सकूं, मैंने दिखाया है। मैंने 15-20 तो सिर्फ प्रोजेक्ट बनवाए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो शायद आप बनाओगे तो आप कहोगे भैया क्या मजा आ गया। ये 15-20 प्रोजेक्ट सिर्फ मैंने जब डॉम पढ़ाया था, सोचो डॉम में क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट बना के ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने 15-20 प्रोजेक्ट शायद बनवाए, 15 या 20 आई थिंक, ठीक है देख लेना। तो इतना पढ़ाने के बाद अगर कोई सही से इस कोर्स को देखता है तो वो जावास्क्रिप्ट मास्टरी कर सकता है। अब इसके बाद आप चाहे बैकएंड पढ़ो, चाहे रिएक्ट जेएस पढ़ो, जो मैं इन फ्यूचर पढ़वाऊंगा, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। पर जब ये जावास्क्रिप्ट कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद 1-2 कोर्स और आएंगे, टेलविंड का आएगा, पाइथन का आएगा। उसके बाद मैं कोर्सेज को थोड़ा रोकूंगा, फिर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर बात चलेगी, प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, और बनाऊंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, 20-25 प्रोजेक्ट। फिर देखते हैं कि बैकएंड और रिएक्ट जेएस पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। पढ़ाना तो है ही, पर देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। मेरे दिमाग में सारा रोड मैप है, थोड़ा समय बस लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे भाई डिलीवर कर सकता हूँ। मैं एक अकेला इंसान हूँ, मेरी कोई टीम नहीं, मुझे खुद एडिट करना है, खुद ही शूट करना है, खुद ही पीपीटी बनानी, खुद ही डिलीवर करना है, खुद ही अपलोड एसईओ सब करना होता है। तो कोई जब साथ नहीं, तो आप समय के साथ ही धीरे धीरे चल सकते हो, इसीलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म में चीजें खिंचती हैं। मैं भी इंसान हूँ, बीमार होता हूँ, थक जाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा चीजें होती है। पर जो आता है वो बेस्ट आता है मेरी तरफ से, ये आप मान के चले। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद है तो प्लीज आप तो एक वीडियो को लाइक कर ही सकते हो आप लोग, आई थिंक। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।